आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। तो बेसिकली हमारे जो लॉग गेट के हवाले से जो ऑर्डर हैं वो 8 हैं, यानी इसमें कौन कौन से हैं ये नोट डाउन करें। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 39 है, 41 है और 43 है। ये लॉग गेट के हवाले से हमारा ऑर्डर्स का सिलेबस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 1 से। ऑर्डर 1 सीपीसी का क्या है? पार्टीज टू सूट। एक जो केस होता है, एक जो दावा होता है, उसके फ्री कैन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से फ्री कैन बन सकते हैं, कौन कौन सा बंदा उसमें शामिल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रूल 1 की। Who may be joined as plaintiff? कौन बंदा प्लेंटिफ बन सकता है? अब प्लेंटिफ कहते हैं मुद्दई को या केस करने वाले को। प्लेंटिफ कौन होता है? जो मुद्दई होता है या जिसके साथ कोई सिविल नेचर की ज्यादती हुई होती है। किसी ने कोई ज़मीन किसी की हड़प कर ली है, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दी है, कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, या कोई किसी की ज़मीन गिराना चाह रहा है, या कोई मकान गिराना, कोई भी सिविल नेचर का कोई मसला किसके साथ अराइज हुआ हो ना, वो मुद्दई होता है, एग्रीव्ड पर्सन होता है। अब इसको एक्चुअल जो लॉ की लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं। All person may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of or transaction or series of act or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if such person brought separate suit, any common question of law or fact would arise. अब इसमें बात ये कहता है कि कोई ऐसा बंदा, हर वो बंदा मुद्दई बन सकता है जिसका कोई राइट अराइज हुआ हो, जिसके हक में कोई चीज़ अराइज हुई हो, तो वो बंदा क्या है? मुद्दई बन सकता है। हाँ, वो ट्रांजैक्शन ऑफ एक्ट या फॉर एग्जांपल कोई बंदा एकदम से उसके साथ कोई ज्यादती कर देता है या 1 by 1 करके करता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन छीनी, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू, ज़मीन भी किसी की, कंस्ट्रक्शन भी लीगल, यानी ज्यादती पे ज्यादती करता जा रहा है। ट्रांजैक्शन ऑफ एक्ट का मतलब होता है ज्यादती पे ज्यादती किसी के साथ हो रही है, तो वो बंदा जो है वो मुद्दई बन सकता है और वो केस दायर कर सकता है। हाँ, एक बंदे के साथ 5 से 7 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की है या ज्यादती की है, अब उसमें वो सबको कॉमन कॉज ऑफ एक्शन की बेस पर सबको एक ही केस में पार्टी बना सकता है या सब के खिलाफ सेपरेट सूट भी दायर कर सकता है, क्योंकि वो मुद्दई है। वो चाहे सबको एक केस में रख दे, अगर कॉज ऑफ एक्शन या जो केस की नेचर जो है वो कॉमन है ना, तब अगर किसी के साथ और मैटर है, किसी के साथ ऑर्डर है, तो फिर तो ज़ाहिर केस ही सेपरेट होगा। यानी हर वो बंदा जिसके साथ कोई सिविल ज्यादती हुई हो, वो क्या है? मुद्दई बन सकता है। उसके बाद रूल नंबर 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, इसको पढ़ते हैं पहले। Where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or order separate trial or make such other order. He may be expedient. It may be expedient. अब इसमें यह कहता है ऑर्डर 1 के रूल 2 में कि अदालत के पास अख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल का हुक्म दे सकती है। अब सेपरेट ट्रायल का हुक्म किन सूरत हाल में देगी? कि एक केस में ज़्यादा मुद्दई हैं और किसी एक मुद्दई की वजह से केस लंबा हो रहा है, केस में डिले हो रहा है, तो अदालत उसकी हद तक केस को सेपरेट कर देगी, बाकी केस को एज इट एज चलाएगी ताकि डिले ना हो। कोर्ट के पास अख्तियार है उसको सेपरेट चलाने का। ठीक है, क्लियर?
रोल बात करते हैं रोल 3 के। डिफेंडेंट कौन है? मुद्दाल है। मुद्दाल है कौन है? हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट कौन बन सकता है या कौन कौन बन सकता है, इसको पढ़ते हैं पहले लोग। All person may be joined as defendant against whom any right to relief in respect or arising out of the same act or transaction or series of act or transaction is alleged or exist, whether jointly, severally, or in the alternatively, where if separate suits were brought against such persons, any common quest on of law or fact would arise। यानी हर वो बंदा जिसके खिलाफ किसी का राइट अराइज हो, वो क्या है? मुद्दा अलह बन सकता है। यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल देता हूं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 500 गाड़ियां दो, पेमेंट होगी, सारा कुछ हो गया। ए ने गाड़ियों की डिलीवरी देनी थी, ए ने नहीं दी। अब सॉरी बी ने डिलीवरी देनी थी, नहीं दी। ए को तो नुकसान हो रहा है, पेमेंट भी की फिर भी डिलीवरी नहीं पहुंचे। यह क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब ये जो केस करेगा, ये क्या हुआ? मुद्दई। किसके खिलाफ करेगा? बी के खिलाफ। ये क्या हुआ? मुद्दाल है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज। जो अदालत है वो किसी के हक में और किसी के खिलाफ जजमेंट पास कर सकती है, और जजमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होगी। ठीक है, इसमें ये है, नीचे 2 लाइनें दी गई, उनका आपको तर्जुमा बताता हूँ। पहले में वो कहता है कि अगर, वालेकुम सलाम, अगर मुद्दइयों के हक में साबित होती हुई बात और बनती हुई, तो वो जितने रिलीफ के हकदार हुए अदालत उनके हक में जजमेंट पास करेगी। नीचे वो कहता है कि अगर डिफेंडेंट्स इस चीज़ के हुए कि उनके खिलाफ जजमेंट्स बनती हुई तो उनके खिलाफ जजमेंट जाएगी, लेकिन कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू रूल 4 पावर है कि वो जजमेंट पास कर सकती है। रूल 5 की बात करते हैं। Defendant need not to be interested in all the relief claimed. It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him. अब इसमें कहता ये है, रूल 5 के तहत जो डिफेंडेंट है, मुद्दा अलह है, वो सिर्फ उतनी हद तक का जिम्मेदार है जितना इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है। बाकी दावे में क्या क्या है, किस पर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं, उनके साथ उसका इंटरेस्ट लेना या उनके साथ वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल देता हूँ, एक केस में 3 लोग पार्टी हैं। ये आ गया मुद्दई, ये बन गया वाई, एक्स और जी, ये 3 हैं जी आगे मुद्दाल है। इसने क्या किया है? इसने पेमेंट ली है। इसने क्या किया है? इसके साथ एग्रीमेंट हुआ, इसने डिलीवरी देनी थी। अब पेमेंट का इशू वाई के साथ है, वाई केस में पेमेंट की हद तक जिम्मेदार है, डिलीवरी का ताल्लुक इसके साथ है। यानी जिसका जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दावे में, उसको उतनी हद तक इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसका सारे रिलीफ के साथ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप दोबारा पढ़ो। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, यानी जितना रिलीफ मुद्दई की तरफ से मांगा गया उसमें सारे में उसका इंटरेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। जितना है, जितना उस पर इल्ज़ाम है, एलिगेशन, उतनी हद तक। वो मैं आपको बताता हूँ, एक में मैं आपको बताता हूँ। हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं, हमने लॉ की बात करनी। एक्सेप्शंस जो है ना, वो सोसाइटी में बहुत कुछ है। हमने लॉ गेट के हवाले से लॉ को डिस्कस करना है, वो एक डिबेटेबल चीज़ हो जाएगी तो आगे निकल जाएगी। आफ्टर क्लास में उसको डिस्क्राइब करता हूँ, ये लंबी हो जाए क्योंकि इस टॉपिक से हट जाएंगे।
Joinder of party liable on same contract. The plaintiff may at his option join as same suit or any of the persons severally liable on any one contract including exchange, hundies and promissory note. Joinder of parties liable on same contract. The plaintiff may at his option join as party to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract including parties to bill of exchange, hundies and promissory note. यानी अगर एक केस में एक से ज़्यादा मुद्दई हैं तो वो सबको सेम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक ही केस में पार्टी बना सकता है। ठीक है, दोबारा पढ़ो। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन, ये मुद्दई की मर्जी है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल दी थी ना, एक मुद्दई है, 3 मुद्दा ले हैं, चाहे तो वो सबके खिलाफ सेपरेट सेपरेट केस कर सकता है या उसकी अपनी मर्जी है कि सबको एक ही केस में मुद्दा ले बना सकता है। ठीक है। The plaintiff may at his option join as party to the same suit all or any of the persons severally, यानी वो या तो सबको एक ही कॉन्ट्रैक्ट केस में रख सकता है, एक ही सूट में रख सकता है, या सबको सेपरेट सेपरेट केस में ला सकता है। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought, जब plaintiff जो है वो कंफ्यूज हो कि वो अपनी दाद रसी मांगे किससे। When plaintiff is doubt from whom redress is to be sought, where the plaintiff is in doubt as the person from whom he is entitled to obtain redress, redress का मतलब होता है रिलीफ या दाद रसी। He may join 2 or more defendants in order that the question as to whom of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। अब मुद्दई को पता ही नहीं चल रहा कि वो अपना रिलीफ मांगे किससे। एग्जाम्पल सुनो इसकी। एक बंदा, उसकी ज़मीनी मामलात में इशू आ गए, यानी उसके नाम पर 10 एकड़ थी लेकिन अब रिकॉर्ड में 7 आ रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रही इसको पटवारी को लेके जाऊं, तहसीलदार के पास जाऊं, एसी के पास जाऊं या डीसी के पास जाऊं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यही है ना। अब उसको एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही कि हल कौन करेगा मेरा मसला। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पता ना चले कि कौन हल करेगा, तो क्या करो, सबको पार्टी बना दो। यानी रेवेन्यू के जितने डिपार्टमेंट हैं, बाकी अदालत जानेगी जिससे इंसाफ लेके देना है। जब आप कंफ्यूज हो कि आपने अपनी दाद रसी किस से क्लेम करनी है, तो जो रेलिवेंट लगते होंगे 2-3 लोग या 2-3 डिपार्टमेंट, उनको पार्टी बनाओ, बाकी अदालत जाने, उसका काम जाने। ठीक है। पब्लिक एट लार्ज वो समथिंग एल्स, वो तो डिक्लेरेशन का सीन है। अब पब्लिक एट लार्ज हमें कोई रिलीफ तो नहीं ना दे सकती, वो उसके सामने तो हम कोई चीज़ लेके जाते हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए। रिलीफ तो पब्लिक ने कभी नहीं देना कोई। बात करते हैं रूल नंबर 8 की। 7 क्लियर है ना? रूल नंबर 8 की बात करते हैं। One person may sue or defend on behalf of all in the same interest, where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such suit person with the permission of the court suit or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in such cases give at the plaintiff expenses notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of person or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement, as the court in each case may be directly any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be
मेड ए पार्टी टू सच सूट। अब इसमें बात ये करता है, एक केस में जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हों तो कोई भी उनमें से एक सब के बिहाफ पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट केस को डिफेंड कर सकता है या केस को कंटेस्ट कर सकता है। दूसरी पार्टीज की भी परमिशन चाहिए। कोर्ट की पहली परमिशन ये है कि कोर्ट की, दूसरी पार्टी तो एतराज़ उठाएगी ना, तो वो तो बाद की बात है, लेकिन ये पहली परमिशन क्या है, कोर्ट की। दूसरी पार्टी को तो सिर्फ केस से लेना देना है, उसका इस चीज़ों के साथ तो नहीं है ना कि कौन आ रहा है, उनका हक में हो जाए, चाहे वो अपना कंटेस्ट करें इधर सबके ब्याह पर, चाहे कोई एक पेश होता रहे, उन्होंने तो अपना केस कंटेस्ट करना है ना, उन्होंने सब के चेहरे ज़रूरी देखने। अब एक केस में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, पार्टी हैं, तो उन सब के बिहाफ पर कोई भी एक कोर्ट की परमिशन लेकर डिफेंड कर सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा मुद्दई हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, अब इसी तरह 1 2 3 4 डिफेंडेंट भी ज़्यादा हैं, इनमें से एक आता है जी हमारी तरफ से ये केस को कंटेस्ट करेगा। अब लॉ ये कहता है इसने हम ही भर लिया ठीक है, लेकिन जो नोटिस का खर्चा है वो सब तक जाएगा, नोटिस हर पार्टी को पहुंचेगा, ठीक हो गया, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर कॉस्ट है वो सब तक जाएगी। बात करते हैं रूल 9 की, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, ऐसे मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड द कोर्ट मे इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। आप सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ज्वाइंडर कौन है और मिस ज्वाइंडर कौन है। मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर निकला है मिस्टेकन से, मिस ज्वाइंडर जो गलती से ऐड कर लिया गया, एनी पर्सन मेक पार्टी बाय मिस्टेकनली, यानी इररेलेवेंट पर्सन है, जो इस बंदे का केस के साथ लेना देने को नहीं, लेकिन इसको केस में पार्टी बना लिया गया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक केस में पार्टी बना लिए गए हैं, इस 3 का दूर दूर से ताल्लुक ही कोई नहीं केस में, ये कौन होगा, मिस ज्वाइंडर होगा। अब बात करते हैं नॉन ज्वाइंडर की, जो केस की मेन पार्टी है लेकिन उसको पार्टी बनाया ही नहीं है, ठीक है, वो कौन है, नॉन ज्वाइंडर है, जिसको पार्टी बनाना था, एनी पर्सन विच इज़ द रीजनेबल पार्टी या इम्पॉर्टेंट पार्टी, नेसेसरी पार्टी, यानी वो बंदा जो केस की मेन पार्टी थी लेकिन उसको पार्टी बनाया ही नहीं गया, उसको कहते हैं नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का पता चल गया ना। मिस ज्वाइंडर एक वर्ड याद रखना, मिस्टेकन से, जो गलती से ऐड हो गया। नॉन ज्वाइंडर जिसको ऐड करना था लेकिन भूल गए। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, लॉ क्या कहता है, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर। कहता है कि कोई भी केस नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की वजह से उसमें असरअंदाज नहीं होगा, कोई भी केस खारिज नहीं किया जाएगा। लेकिन होता है, एक बंदा मेन पार्टी था, उसको ऐड ही नहीं किया गया तो असर तो होगा ना, लेकिन आगे जाके होता है। अब बात करते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल की। रूल है 10। वन 10 की एप्लीकेशन का हमने अक्सर जिक्र सुना है, ऑर्डर 1 और रूल 10 की एप्लीकेशन। सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is
doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been determined or instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or add as plaintiff upon such term as court thinks fit। अब इसमें यह कहते हैं कि वो बंदा जिसको पार्टी बनाना था लेकिन बनाया ही नहीं है, गलत बंदे को पार्टी बना लिया, तो जो बंदा कहता है, फॉर एग्जांपल रूल 1 के तहत, इसी का 110 के रूल, ऑर्डर 1 के रूल 10 के तहत जो पहला पार्ट है इसका, सब रूल 1 है, उसमें वो ये कहता है कि एक बंदे को पार्टी नहीं बनाया, वो कहता है भाई जी इस केस में तो मेरा भी इंटरेस्ट है, तो वो अदालत को बताएगा जी ये केस तो मेरी भी प्रॉपर्टी इसके साथ, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी की 1 2 3 4 लोग केस लड़ रहे हैं आपस में, एग्रीमेंट 5वें के साथ भी कहीं ना कहीं हुआ पड़ा है, वो आगे अदालत को बताता है जनाब मैं भी इस केस में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो वो अदालत को बताएगा कि मैं इसमें पार्टी बनना चाहता हूँ, अदालत उसको बताएगी 110 की एप्लीकेशन दे के आप पार्टी बन जाओ। हाँ, इसके मुताबिक अदालत के पास अख्तियार है कि अगर ये बंदा अदालत को सेटिस्फाई कर लेता है तो पार्टी बन सकते हैं, अगर दूसरी पार्टियाँ एतराज़ उठाती हैं तो वो फिर रीज़न पेश करेगा, ये वो सारा मैटर है। इसी का सब रूल 2 पढ़ते हैं। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, 110 को हमेशा इस चीज़ में देखा गया है कि सिर्फ पार्टी को ऐड किया जाता है, लेकिन 110 के सब रूल 2 के तहत पार्टी को आउट भी किया जाता है। यानी एक बंदा फॉर एग्जांपल इधर तो था ना, इसको ऐड नहीं किया गया था, इसी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 बंदे पार्टी है केस में, ये तीसरा उठ के कहता है जनाब मेरा तो लेना देना ही कोई नहीं है केस के साथ, तो वो 12(2) की 12(2) सॉरी कह रहा हूँ 110 सब रूल 2 के तहत एप्लीकेशन दे के उसमें से माइनस हो सकता है, कहता है मुझे एवं इसमें घसीट रहे हैं, मेरा दूर दूर तक केस में ताल्लुक कोई नहीं, तो कोर्ट बिना एप्लीकेशन के भी इसको रिमूव कर सकती है, क्यों कोर्ट के पास पावर है, लेकिन राइट प्रोसीजर यही होता है कि ये बंदा एप्लीकेशन दे के निकल जाता है। हाँ, उसके पास भी, यानी 110 के तहत बंदा आ भी सकता है और जा भी सकता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं जी रूल 11। Conduct of suit. The court may give the conduct of the suit to such person as it deem proper। जब अदालत को पता चल जाता है कि ये मुद्दई है, ये डिफेंडेंट है, यानी ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, दैट्स इट, उसके बाद केस प्रॉपर चल पड़ता है। एक कंडक्ट रोड मैप के केस का मिल जाता है, ये अब चलाओ नोट्स वगैरह जो प्रोसीजर है, जो सूट का एक तरीक़ेकार कंडक्ट है उसके मुताबिक उसको दोबारा पढ़ो। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट डीम प्रॉपर, जो पता चल जाए कि ये प्रॉपर पार्टी है। शुरू 12 की बात करते हैं, रूल 12 की। Appearance of one of several plaintiff or defendant for others, where there are more plaintiffs than one, and any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding, and in the like manner where there are more defendants than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding. The authority shall be in writing, signed by the party giving in it, and shall be filed in court। यानी 3 चीज़ें हैं इसमें, 4 चीज़ें पूरे रूल में, रूल 12 में। वो कहता है चाहे एक से ज़्यादा मुद्दई हैं, चाहे एक से ज़्यादा मुद्दाल हैं, यानी 1 and more डिफेंडेंट हैं या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं, उनमें से कोई एक भी सबकी इजाज़त के साथ केस को डिफेंड कर सकता है या केस को लड़ सकता है। लेकिन वो क्या होगा, वो परमिशन विद इन कोर्ट होगी और इन राइटिंग कोर्ट के सामने उस पर साइन वगैरह होंगे। दोबारा लास्ट इसका, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइन बाय द पार्टी, यानी जो उनको अथॉरिटी दे रही है कि आप हम सब के ब्याह पर एक बंदा पेश हो, तो वो सब के साइन उस पर होने चाहिए। एंड इट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट, और वो जो अथॉरिटी लेटर है वो कोर्ट में फाइल होना चाहिए। ठीक है,
सबमिट होना चाहिए ना, लगा होगा ये बंदा साहब के बिहाफ पे पेश होगा। रूल नंबर 13 पढ़ते हैं जी। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो क्या किया जाए, पढ़ते हैं पहले इसको। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज shall be taken at earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement unless the ground of objection has been subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अब इसमें यह कहता है कि एक केस दायर हुआ, ए ने केस दायर किया बी के ख़िलाफ़, इसमें इधर भी कोई 5-7 पार्टियां थी, इधर भी पार्टियां थी वगैरह वगैरह, ETC कर देते हैं, इधर भी ETC कर देते हैं, यानी इधर भी ज़्यादा लोग थे इधर भी ज़्यादा लोग थे। अब कुछ लोग बीच में नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की वजह से ऐड थे, तो इस पार्टी को पता था कि इधर एक बंदा नॉन ज्वाइंडर है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जब केस स्टार्ट हुआ। तो अदालत ये कहती है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन, लॉ कहता है बेसिकली, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना है तो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर उठाना है, यानी इनिशियल स्टेज पर, बुनियादी जब केस अभी ताज़ा हो। हाँ, केस अब एपलेट कोर्ट में चला गया, ऊपर चला गया, तब आप बेसिक ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अदालत कहेगी तब कहाँ था, ठीक है। यानी कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ के हवाले से, आप रेज करो जब केस स्टार्ट हुआ है, एंड पे जाके ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। दोबारा पढ़ो। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी स्टार्ट में जो भी ऑब्जेक्शन उठाना है, उसके बाद नहीं। shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अगर वो बंदा उसको स्टार्ट पे ऑब्जेक्शन को उठाता नहीं है और उसको पता भी है कि ये इसमें फ्लॉज है, तो अदालत यही समझेगी, कानून यही समझेगा कि ये ऑब्जेक्शन इसने छोड़ दिया है या इसने यूज़ कर लिया, ठीक है। वो अलग सी बात है, पता ना होना एक सेपरेट ग्राउंड है, लेकिन अगर पता है तो नहीं उठाता तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि उसने छोड़ दिया, ठीक है। ये जी था हमारा ऑर्डर 1 जिसके 13 रूल हैं। ऑर्डर 1 के कितने रूल हैं? हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि ऑर्डर 1 के